नमस्कार। आप सबका फिर से एक बार अभिनंदन है। और आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य इकाई 1 यूनिट 1 हिंदी भाषा एवं साहित्य इकाई 1। इकाई 1 में क्या पढ़ना है आपको, उसको बताते हैं और कुछ पढ़ाते हैं। देखिए, भाषा जिस भाषा का इस्तेमाल हम लोग आजकल करते हैं उसने एक लंबी यात्रा तय की है। ऐसी अभी तक मैंने शुरुआत में ऐसी नहीं थी। संस्कृत थी, पाली थी, प्राकृत थी, अपभ्रंश, अवहट्ठ। आज जिस भाषा को हम लोग पढ़ते हैं वो एक लंबी यात्रा उसने तय की है। उस यात्रा को हम लोग पढ़ते हैं, यानी इसमें क्या है, हिंदी भाषा एवं उसका विकास। और उसके बाद मानकीकरण। मानकीकरण होने के पहले इसने बोली से लेकर के मानकीकृत भाषा तक की यात्रा तय की। इसके अतिरिक्त हमारे संविधान में आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उनमें से एक हिंदी भी है। ठीक है, तो ये पूरी यात्रा हम लोग संक्षिप्त तौर पर देखेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भाषा। आपकी परीक्षा में कभी कभी आता है कि भाषा के क्या है, भाषा की विशेषताएं। कुछ लोग कहते हैं भाषा सामाजिक संपत्ति है, कुछ लोग कहते हैं अर्जित संपत्ति है, और कुछ लोग कहते हैं कि अनुकरण से सीखी जाती है। तो इसमें हम किसको सही मानेंगे? तो मौलिक स्तर पे हम लोग शुरू करते हैं। भाषा शब्द जो है संस्कृत के भास धातु से बना है। भास धातु, भास माने होता है कहना, यानी अभिव्यक्त करना, टू एक्सप्रेस। लेकिन आप क्या व्यक्त करते हैं? यानी अगर ये है कि जो कहा जाए, भाष माने कहना, तो भाषा माने जो कहा जाए। तो जो कहा जाए इसी को हम लोग कहते हैं अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति किस चीज की होती है? विचारों की होती है, यानी कि विचारों की अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति। अब आपके मन में कोई चीज है और दूसरे को आप बताते हैं, इस अपेक्षा से कि वह भी आपको बताएगा। यानी कि अगर आप जो कह रहे हैं वह भाषा है, तो वह जो कह रहा है वह भी भाषा है। यानी आप इसको कहते हैं विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम भी है। और यहां अभिव्यक्त की जगह आप करते हैं विचारों का आदान प्रदान। विचारों का आदान प्रदान, इसी का एक नाम दिया गया विचार विनिमय। विचार विनिमय। ठीक है, चलिए एक दूसरा पहलू यहां से उठाते हैं कि जो भाषा है वाक्यों से मिलकर के बनती। कुछ बात कहते हैं आप, उसमें कुछ वाक्य होते हैं। तो भाषा का निर्माण हुआ वाक्य से। वाक्य शब्दों का सार्थक संयोजन है।
यानी कि वाक्य का निर्माण हुआ किससे? शब्दों से। शब्द, और शब्द बनता है किससे? वर्ण से। वर्ण। और वर्ण, जब आप किसी से बात कर रहे हैं फोन पर, तो पता कैसे लगता है कि लड़का है कि लड़की है, बुढ़ा है कि बुढ़िया है, कि जवान है, कि भाई जुकाम है कि बुखार है, रोग है कि स्वस्थ है? ये चीज हम सुनकर करते हैं। यानी कि सभी वर्ण क्या है? ध्वनियां। इनको एक खास नाम हम लोगों ने दिया, ध्वनि वर्ण। एक सेकेंड। यानी कि आप वर्ण कहें या ध्वनि वर्ण कहें, एक ही बात है। अब ये जो ध्वनि वर्ण है, ये अलग अलग तरह के संकेत होते हैं, और ये नेचुरल नहीं है। प्रकृति ने हमें सिर्फ 5 दिया था, अ ई उ म, यानी 4, जिसको आप ओम के रूप में कहते हैं। बिना जिह्वा को हिलाए, जीभ को हिलाए अगर बोलना हो तो क्या बोल सकते हैं? आ, ई, उ, है ओम। बाकी सब हम लोगों ने बनाए हैं, इसलिए ये सब क्या हैं? संकेत हैं, ध्वनि संकेत। आगे चल करके इन्हीं ध्वनि संकेतों के माध्यम से हमने शब्दों का निर्माण किया, शब्दों से वाक्य का निर्माण किया, वाक्य से भाषा को समझा। इस आधार पे कहा जाए तो भाषा क्या है? ध्वनि संकेतों की प्रणाली। ध्वनि संकेतों की प्रणाली। जाहिर सी बात है, आपको बात समझ में आ गई होगी। अब लोग इसको परिभाषित करते हैं कि भाषा ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, इसमें एक दो विद्वानों के विचार भी आपको हम बता देते हैं। जैसे जो है कामता प्रसाद गुरु जी, ये कहते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टतया समझ सकता है। कामता प्रसाद गुरु। ऐसे ही जो है श्याम सुंदर दास कहते हैं, मनुष्य और मनुष्य के बीच किसी वस्तु के बारे में या वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मत का जो आदान प्रदान होता है, उसको व्यक्त करने के लिए जिन ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है, प्रयोग होता है, इस्तेमाल होता है, वो क्या है? भाषा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये इसकी परिभाषा को हम विशेषताओं में भी शामिल कर सकते हैं, और परिभाषा भी इसकी आप इसी में ढूंढ सकते हैं। तो आपकी परीक्षा में कभी कभी ये भी आता है, विशेषताएं। एक मिनट। विशेषताएं, चलिए पहले विशेषता। जब बच्चा पैदा होता है तो इसके अलावा कुछ नहीं, चिल्ला देता है बस। यानी मनुष्य अपने जन्म के बाद जो कुछ भी बोलता है सब सीख करके बोलता है। यानी उसकी जो भाषा है वह नेचुरल नहीं है, वह अर्जित की जाती है। तो भाषा अर्जित संपत्ति है, अर्जित संपत्ति। ठीक है, भाषा अर्जित संपत्ति है। दूसरी चीज, इसका अर्जन कैसे होता है? तो पहली बात तो है कि भाषा जो है अनुकरण से सीखी जाती है, अनुकरण से सीखी जाती है। मां कहेगी, बच्चा ये
डैडी हैं, पापा, मम्मी हैं, ताऊ हैं, चाचा हैं, बिल्ली है, बोलो माऊ माऊ, म्याऊ म्याऊ, बोलते हैं ना कि डॉगी है, पीपी गाड़ी है, बच्चों को सिखाते हैं। यानी कि जब हम बोलते हैं तो वह उसको देखता है, अनुकरण करता है। और कभी कभी आप देखो तो जैसे आप अब सर खुजला रहे हैं, मान लो पसीना हो रहा है हमको, ऐसे बच्चे देखे ऐसे कर, जब बंदर करते हैं ना वैसे करते हैं, कहते हैं हम लोग बंदरों की संतान थे। तो अनुकरण वाली वृत्ति हमारे अंदर आ ही गई, तो अनुकरण सीखी जाती। तीसरी चीज, अगर हम सीख रहे हैं तो यानी सुधार भी हो रहा है, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि भाषा जो है गतिशील है। ठीक है, इसमें गतिशीलता आपको मिलेगी, यानी कि वह जो है स्थिर नहीं है भाषा, और इसको हम बोलते हैं गतिशील है या प्रवाहमान है। एक शब्द है प्रवाहमान, एक शब्द है सहज होती है। अब उसका स्वयं का व्याकरण होता है, अगर आप जबरदस्ती करें और उसमें हस्तक्षेप करें तो एक अलग बात है, अमूमन ये जो है ऐसे होता है। तो ये चीज है। अब इसमें और आप जोड़ सकते हैं, अपनी परिभाषा को उठा के यहां लाइए। भाषा जो है भाव संप्रेषण का माध्यम है। भाव संप्रेषण का, संप्रेषण माने प्रेषित करना, दूसरे तक भेजना, इसी को विचार विनिमय कहा गया। आपके भाव दूसरे तक पहुंच जाए। कैसे पहुंचेंगे? तो कभी कभी मान लो भूख लगी आपको और आप मौन व्रत में हो तो आप इशारा करते हैं, यानी सांकेतिक भाषा भी होती है। तो इस तरह से हम भाषा की विशेषताएं देखा हमने, और परिभाषाओं को भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अब इसमें देखो भाषा के रूप, भाषा के रूप, भाषा ऐसे देखा जाए, घर परिवार में आप लोग बोल देते हैं तो आप ये ध्यान नहीं रखते ग्रामर क्या है। अब किसी दोस्त से आपको बात करना है कि भाई कोल्ड ड्रिंक लेनी है, ये नहीं कहते कि मेरे प्रिय मित्र कृपया कोल्ड ड्रिंक का एक पात्र प्रदान करने की कृपा करें, अति कृपा होगी आपका, ऐसे नहीं बोलते। यार कोल्ड ड्रिंक पिला, ऐसे बोलते हैं। ऐसे परिवार में किसी बच्चे को बुलाना हो, बाबू ले आओ, बेटा ले आओ, या बहुत गुस्से में हो ले आ, तो ऐसे बोलते हैं, ग्रामर का ध्यान नहीं रखते। अब इसमें सिर्फ बोलते हैं, तो इसका एक रूप हो गया बोली। दूसरा, अब ये अब जो बोलते हैं, एक सेकेंड, जो बोलते हैं यही चीज भाई किसी और डीएम से बात करना हो तो आप व्याकरण का ध्यान रखेंगे, यानी आप परिष्कृत कर देंगे उसको। परिष्कृत, एक मिनट, परिष्कृत भाषा, यही भाषा जब एक मानक रूप ग्रहण कर लेती है, भाई मनमानी नहीं, जो चाहे सो बोल दो, तो ये हो जाती है मानक भाषा। मानक भाषा। चौथा, अब कह दो भाई डोंट वरी यार, फादर से कह दो ना, हेल्प कर देंगे। अब ये ना तो इंग्लिश रही ना हिंदी रही। ऐसे जैसे अब एक यूट्यूब पे हम देख रहे थे, एक सज्जन पढ़ा रहे थे, ऐसे बोले कि स्टूडेंटों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, या टीचरों को, देखो टीचरों, अब बताओ, अब टीचरों न तो इंग्लिश है न हिंदी है, स्टूडेंटों न हिंदी न इंग्लिश है, तो ये क्या है? ये है अपभाषा, बिगड़ी भाषा, अपभाषा। अंग्रेजी का एक शब्द है स्लैंग, स्लैंग, इसको बोलते हैं हम लोग अपभाषा या विभ्रष्ट भाषा। मान लीजिए आपको भूख लगी और आप बोलने के मूड में नहीं हो, तो आप एक अलग भाषा का इस्तेमाल करते हैं, सांकेतिक भाषा।
अब जो सांकेतिक भाषा है वह भी दो तरह की है। एक कूट भाषा होती है, कूट भाषा, अंग्रेजी में बोलते हैं कोड लैंग्वेज, कोड लैंग्वेज। एक खोखा, दो खोखा है, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं बोलते, गुंडे लोग बोलते हैं बंबई में। सांकेतिक भाषा। पता लगा कि एक बच्चे ने वही उनको कहा गया कि जो है बच्चा चित्रकारी बहुत करता था, किडनैप कर लिया लोगों ने, बदमाशों ने। अब कैसे बतावे कि किडनैप है, कोई मोबाइल वोबाइल फोन था नहीं। तो उसने क्या किया कि एक कागज उसके पास था, और उस कागज पे उसने ऐसे ऐसे ग्राफ बना दिए, ऐसे ऐसे, जैसे पेड़ नहीं होता है ऐसे पेड़, ऐसे मकान बना दिया, है ना, देखो ऐसे, इसमें खिड़की है मकान में, ऐसे बना दिया। अब जिसने भी उस देखा कि मकान, पेड़ के पास एक मकान है, इसने क्या किया, पोल बना दिया। अब पोल में दिखा दिया ऐसे तार चल रहा है, नीचे टिब्बा बना हुआ है पोल में। तो लोगों ने सोचा भाई एक रास्ता जा रहा है, पेड़ है और वो तार है, यानी कि वहां पे किडनैप किया होगा। तो कभी कभी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, तो यह भी एक प्रकार की भाषा ही है। ठीक है। एक होती है उपभाषा, उपभाषा। उपभाषा में कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं, सॉरी 7 नंबर, कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिन पे दूसरी भाषा का असर रहता है। जैसे मान लो आप चंडीगढ़ चले जाओ, चंडीगढ़ में जो लोग बोलते हैं तो हरियाणवी का भी असर रहता है, पंजाब का भी असर रहता है। आप दिल्ली में हैं, गाजियाबाद में या नोएडा में, तो आपके ऊपर दिल्ली का भी असर है, वहां का भी असर है। आप फरीदाबाद चले जाओ, अब वहां ब्रज भाषा का पुट है, उधर ट्रेनें आती है ना, आगरा से होती हुई आती है, मथुरा होते हुए, तो ब्रज का असर है, वो भी खड़ी बोली के निकटतम है। और इधर जो है आपकी कौरवी है, उसका भी हरियाणवी इसका असर है, बांगरू का। तो इसको हम बोलते हैं उपभाषा। उपभाषा मतलब जिसमें कि एक से अधिक भाषाओं का समुच्चय होता है। जैसे पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, अवधी है, इस तरह से। ठीक है। आजकल आप लोग टेलीविजन देख रहे होंगे, तो एक होता है कृत्रिम भाषा, कृत्रिम भाषा, है ना। जैसे जो C++, जावा और जो कंप्यूटर की भाषाएं होती हैं, और सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत उनको रख रही है। देखो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और डेनियल कोलमैन की किताब भी है इस पे, है ना। आप लोग उतना डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, समझाने के लिए बता रहे हैं आपको, ऐसे समझो। इसके अलावा प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है, तो कई प्रकार के इसके रूप होते हैं। अब हम लोग आते हैं आगे, देख आगे। अब देखो भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार। सबसे पहले हम देखेंगे डायलेक्ट, यानी कि बोली। जिसको हम बोल भर देते हैं, अभी हमने थोड़े पहले बताया था इस पर कि बोली जिसको हम मित्रों में बोलते हैं, मित्रों के बीच, मित्रों के बीच, परिवार के बीच, परिवार के बीच, या गांवों में, या आप कह सकते हैं आंचलिक स्तर पर, है ना, ग्रामीण स्तर पर, इसको हम क्या बोलते हैं, बोली। उदाहरण देखो, उदाहरण अवधी, ब्रज,
हरियाणवी। आपको दो विवाद बताएं अभी हाल फिलहाल चल रहे हैं। एक विवाद यह है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस पर जो है बड़ा विवाद चल रहा है। एक सेकेंड, मोबाइल फोन बंद कर देते हैं, साइलेंट। अब उसमें एक शब्द है ताड़न, ताड़न, ठीक है। ताड़न शब्द बड़ा खूबसूरत है। अब इसमें क्या कहा जाए, इसमें एक ब्रज में है कनावड़ो, कनावड़ो शब्द देखो। ऐसे एक शब्द है हरियाणवी में छोकरी। तो बोलियों की जानकारी अगर हमें नहीं है तो बड़ा खतरनाक मामला हो जाता है। इसका अध्ययन भी हम लोग करते, चलो इसकी चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। ढोल गंवार पढ़ने का मतलब यही है कि अवेयर रहें। शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब देखिए, किसी बच्चे ने पूछा हमसे कि यह जो विवाद उठाया गया कि ताड़ना शब्द का क्या मतलब हुआ, और यहां पर शूद्रों को और नारी को टारगेट किया गया है। तो एक शिक्षक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि बताएं भाई, नेताओं की भाषा अलग होती है और बाबाओं की भाषा अलग होती है, हम दोनों से निरपेक्ष हैं। हम बोली की खूबसूरती बता रहे हैं आपको। देखो, अब इसको कई तरीके से आप समझ सकते हो। तरीका नंबर वन, तरीका नंबर वन है कि 1877 में आपने सुना होगा एक विद्वान का नाम, उस जमाने में उनका नाम था सदल मिश्र, सदल मिश्र, सदल मिश्र। तो सदल मिश्र ने रामचरितमानस इसकी एक प्रति तैयार की, और ये पुरानी किताब के आधार पर थी। इसमें यह चौपाई इस प्रकार से है, ढोल गंवार क्षुद्र पशु नारी। तो पुराना स्रोत यह है। यहां पर क्षुद्र पशु एक है, डैश कर दो इसमें, ठीक है। अब अच्छा, अब उसमें क्या है कि समुद्र भगवान राम से कहता है, राम से, राम से कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो भाई समुद्र को नारी से क्या मतलब? तो संस्कृत में नार माने होता है जल, और नारी माने होता है जल का प्रवाहमान स्वरूप यानी नदी, ठीक है। तो जब किसी नदी में पानी ज्यादा हो जाता है और उथली नदी है, हल्की नदी है, तो वह बाहर बहने लगती है। समान भाई, अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गरिया चुप पे जाए। किसी आदमी के पास जो नए पैसे वाला होता है, दिखाने का बड़ा प्रयास करता है ना। तो ऐसे जो हल्का व्यक्ति होता है, थोड़े में ही उबलने लगता है। तो समुद्र से पहले भगवान राम ने रास्ता मांगा 3 दिन, 3 दिवस तक पंथ मांगते, रघुपति सिंधु किनारे बैठे पढ़ते रहे क्षण अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक लहर भी उठी नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की अग्नि राम के सर से। तो क्या किया उन्होंने? लक्ष्मण से कहा कि भाई लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सोखों बारिधि बिसिक करसानो। तो भाई बिन हो ने प्रीति, बोले राम सकोप तब भाई बिन हो ने प्रीति। तो वहां पर समुद्र ने ये कहा कि आप सही कह रहे हैं, मेरे अंदर क्या है? क्षुद्रता है। क्षुद्र माने होता है निकृष्ट, निकृष्टता है। तो प्रभु आपका गुस्सा बड़ा जायज है, मैं क्या करूं? निकृष्ट व्यक्ति का स्वभाव होता है
कि बहक जाता है, घमंड आ जाता है। तो मेरे अंदर थोड़ा सा पानी आ गया, मुझे घमंड हो गया। तब उसने ये बात कही कि क्षुद्र पशु, जो पशु होता है, क्षुद्र पशु, अब पशु के अंदर 4 गुण होता, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु निर्भराणाम। भोजन करता है, सोता है, डर लगता है और मैथुन करता है, स्त्री संसर्ग करता है, सहवास करता है। तो ये जानवर का स्वभाव है, ये मनुष्यों में भी होता है। अगर वो तब पशुवत हो जाएगा, पशु के समान हो जाएगा। तो कहते हैं कि ये क्षुद्र पशु जो होते हैं वो इसी में रमते रहते हैं, है ना, थोड़े में फूल जाते हैं। तो क्षुद्र पशु, उसको भाई बड़ा सम्मान दे दो तो नहीं, अब किसी पशु गधे को मुकुट पहना दो और छोड़ दो, तब भी जाकर मुकुट पहन करके सिंहासन नहीं बैठेगा, जाके घास ही चरेगा वो, है ना। तो इसके बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती है, अपेक्षा बहुत नहीं। और नारी, नारी में नदी, अगर थोड़ा सा पानी ज्यादा हो जाए उसमें तो संभाल नहीं पाती और वो तटों को तोड़ करके बाहर निकल आती है। ढोल है, ढोल को बहुत ज्यादा पीट दो तो फूट जाएगा, बड़ी खूबसूरती से निकलेगा, थोड़ा सा करोगे, अब ज्यादा कर दोगे ना तो फिर फूट जाएगा, वो संभाल नहीं पाएगा। और गमार है, गमार का मतलब अशिक्षित से है, ग्रामीण शब्द का तद्भव है गमार, किसी को गाली नहीं है ये, ग्रामीण शब्द का तद्भव क्या होता है, गमार। तो जो व्यक्ति प्रशिक्षित नहीं है, भाई ये पता डीएम आवास में आप उसको भेज दिए, अब पता लगा जहां पर डीएम साहब बैठना था वो जाकर खुद बैठ गया, तो उसको क्या करते हैं आप, प्रशिक्षित करते हैं, ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं। तो ठीक है, तो नदी कैसे सिखाते हैं, बांध बना करके उस पर दोनों तरफ बांध बना दिए और वो किसी धारा में उसको मोड़ दिए। इमरजेंसी में जलाशय होता है, बहुत बड़े तालाब, उसमें पानी चला जाता है, क्या होता है फिर, वो पानी कम हो जाता है उसका। एक बार प्रोफेसर कलाम से पूछा गया कि भाई अगर बाढ़ सूखा दोनों का इलाज करना हो तो आप क्या करेंगे, बिहार में खूब बाढ़ आती थी, उन्होंने कहा जालीदार कुएं बना दो, बाढ़ का पानी चला जाएगा उसमें, और पानी जब नीचे जाएगा तो गर्मी में पानी ऊपर चला आएगा, तो सूखे से राहत। तो इस तरह से उसका नियंत्रण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो शकल यानी ढोल, गंवार, क्षुद्र पशु और नारी, 4 लोग हैं। ये क्षुद्र पशु अलग अलग नहीं, एक है, 1 2 3 4, तीनों ताड़ने के अधिकारी हैं। अब यहां बात कर रहे थे भाषा की, तो बुंदेलखंड में जो आप भाषा देखो, 1 मिनट, ये ताड़न शब्द के 2 अर्थ हुए। ताड़न शब्द के, एक तो अवधि में, एक बुंदेली में। तो अवधि, अवध क्षेत्र में आप जाइए, ताड़न माने होता है प्रशिक्षण, सिखाना, है ना। और बुंदेलखंड वाले में जाएंगे आप तो ताड़न माने होता है निगरानी करना। ठीक है, निगरानी करना, पीटना उठना नहीं होता, बोली का अर्थ होता है। तो एक तो ये था, 1 सेकेंड, चलिए। तो अब बोली बोली का असर, तो एक तो ये हुआ। अब आते हैं ब्रेक में, तो एक चीज हुआ। दूसरा, माने किसी भी दृष्टि से वह अर्थ नहीं हुआ जो अर्थ लोग बताते हैं। चलें, देखिए हम एक ही सब बता दिए, दूसरा नहीं बताए। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा होता है समय। तुलसीदास ने जब रचना की, तुलसी ने जिस कालखंड में, उस समय जिसकी जो सोच थी वह उसमें दिखाई पड़ी।
वहां पर भी शूद्र शब्द का मतलब दलित नहीं होता, शूद्र कभी दलित हुआ ही नहीं है, तो वहां भी उसका अर्थ वो नहीं था। ठीक है। अच्छा, तुलसीदास ने जब रामचरितमानस लिखी तो रामचरित तो हाँ, हम क्या बताना चाह रहे थे बात, जैसे कोई भी आप नाटक देखो या फिल्म देखो, तो फिल्म में जो नायक है, जो खलनायक है, दोनों की भाषा में अंतर होता है। ठीक है, इसकी भाषा कैसी होगी? सभ्य, इसकी भाषा होगी असभ्य। लिखने वाला एक ही होता है, जिसने भी नाटक लिखा लेखक एक है, उसने खलनायक बनाया, उसने जो है नायक बनाया। अब कह वही रहा, चाहे तो आप ब्लेम कर सकते हो कि भाई नायक जो राइटर है वो डांस बार का समर्थक है, लेकिन उसका खलनायक डांस बार चलाता है, नायक उसका उसका विरोध करता है। तो राइटर एक है, लेखक एक है, लेकिन उसके कैरेक्टर अलग अलग है। तो यह तो राम की भाषा है नहीं, पहली बात। और तुलसी राम के भक्त थे, यानी तुलसी की भी भाषा ये नहीं है। लेकिन उन्होंने कहवाया किसके माध्यम से? कहलवाया उसके माध्यम से, समुद्र के माध्यम से। तो तुलसी के विचार राम पर लागू होते हैं, क्योंकि राम के भक्त थे। तो जो राम कहते हैं आप ये समझ सकते हैं वो तुलसी कहते हैं, लेकिन जो रावण कहता है, जो अन्य पात्र कहते हैं, वो तुलसी के विचार, तुलसी के माध्यम से बात निकलती है समाज की। तो एक तो ये आप कह सकते हैं कि खलनायक की भाषा है। तो अगर आप तुलसी को समझो, तुलसी चूंकि राम के भक्त थे, तो राम के जो विचार वही तुलसी के विचार। इष्ट की जो भाषा होती है वही जो है शिष्य की भाषा होती है। तो एक तो ये हुआ समय। ठीक है, चलिए तीसरी चीज क्या है? अध्यात्म। अध्यात्म में क्या है कि जो कोई लक्ष्य आपको प्राप्त करना है, साधना, तो साधना के 4 चरण हैं। पहला चरण होता है, सॉरी, सूत्र पकड़ना। सूत्र पकड़ना, सूत्र माने क्या होता है? इसे कहते सूत्र, रस्सी या डोरी। अगर आपको एक मान लो पेड़ है ना, एक पेड़ है ये, अब आपको यहां से चढ़ना है, यहाँ पे इसकी डाली वाली फूटी है, आप क्या यहाँ से रस्सी लगाए, यहीं से चढ़ गए, आप ऐसे ऐसे चढ़ चले गए। तो यहां आपको जाना है तो रस्सी की आवश्यकता पड़ेगी। ये क्या है? सूत्र है। तो पहली बात, सूत्र को आप पकड़ते हैं। सूत्र पकड़ना, शुरुआत यहां से करेंगे, यहां पहुंचेंगे तो सूत्र का काम खत्म हो जाएगा। तो जब सूत्र पकड़ते हैं जो व्यक्ति, वह क्या होता है? वो होता है शूद्र। हर व्यक्ति साधना की पहली श्रेणी में शूद्र होता है। इसीलिए संस्कृत में लिखा गया कि जन्मना जायते शूद्र और कर्मणा द्विज उच्यते, और कर्म से द्विज हो जाता है। कर्मणा द्विज उच्यते, तो जन्म से सब शूद्र होते हैं, कर्म से द्विज हो जाते हैं, दूसरा जन्म हो जाता है। द्विज यानी दूसरा जन्म, जिस भी रूप में हो, जो भी कर्म करते हो। तो एक तो ये चीज हुई। ठीक है, अब सूत्र पकड़ करके कोई आगे बढ़ा, यहां से नीचे से रस्सी से ऊपर बढ़ा, तो पहला हुआ शूद्र। दूसरा होता है वैश्य। क्यों? क्योंकि इसके इसके बीच ने क्या किया? व्यापार किया। व्यापार शब्द का मतलब बिजनेस नहीं होता, व्यापार का मतलब होता है गति करना, आगे बढ़ना, गति। जिसे लोग कहते हैं लोक व्यवहार, लोक व्यापार, यानी उसका उनका जो रहन सहन है। तो जो यहां से यहां आगे बढ़ना शुरू किया, वैश्य हो गया, यानी जमीन को छोड़ दिया उसने, साधना से ऊपर पहुंचा। तीसरी श्रेणी होती है क्षत्रिय। तो एक शब्द है छात्र। छात्र धर्म क्या होता है? यानी कि रक्षा। रक्षा किसकी?
खुद की। तो एक आदमी मान लो भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करता है, 10 घंटा बैठा, लेकिन 5 मिनट में भी 10 मिनट भी इसका मन नहीं स्थिर। जूता कहाँ रखा हुआ है, कोई चुरा तो नहीं ले जाए मंदिर में, से नहीं होता है। आंख बंद करो, तमाम चित्र चलते रहते हैं, लड़की के, लड़के के, गर्लफ्रेंड के, बॉयफ्रेंड के। तो उसमें शूद्रावस्था में सूत्र भी पकड़ा है उसने। जब थोड़ा जमीन छोड़ के आगे बढ़ेगा तो कीड़े मकोड़े जमीन पर जो थे छूट जाएंगे, हवा में थोड़ा आनंद लेगा वो। तो वैश्य श्रेणी। और थोड़ा ऊपर गया तो पहले जब जमीन पे था वो उसकी कोई जेब काट सकता था, अब उसकी जेब कोई काट नहीं सकता। अपनी रक्षा करने लगा तो क्षात्र हो गया। तो रक्षा यानी जो गुण दुर्गुण काटने की क्षमता रखता हो, अपना बचाव कर सके। ऊंचाई प्राप्त करने के साथ उसका बचाव, हालांकि गिरने पे चोट लगने की संभावना रहती है लेकिन बच जाता है। और चौथी श्रेणी होती है ब्राह्मण। ये बना है ब्रह्म से, ब्रह्म से। तो ये बना सूत्र से, ये बना विष से, ये बना छात्र से, ये बना ब्रह्म से। ब्रह्म से ब्राह्मण, छात्र से क्षत्रिय, विष से वैश्य और सूत्र से शूद्र। उद्गम सूत्र। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है विस्तृत, यानी फैला हुआ, या विस्तार भी कहते हैं। ठीक है। जैसे देखो, जैसे मान लो आप यहां पे हो, ये क्या है, जमीन। जमीन है ये। अब यहां पर आप खड़े हैं तो जितनी इस आकार की हैं सेम दिखाई पड़ेंगी। अब आप यहां चले आए, अब आप चढ़ गए छत पर, अब ये चीज तिरछी दिखाई पड़ेगी, तिरछी दिखाई पड़ेगी, ऐसे दिखाई पड़ेगी तिरछी ना, छोटी हो गई। अब इसका ये हिस्सा नहीं दिखेगा नीचे वाला। और ऊपर चले गए, अब ये और छोटी दिखाई पड़ेगी, यहाँ छोटी दिख रही है। और ऊपर चले गए, अब ये दिखनी बंद हो जाए, गायब हो गई। अब यहां पड़ गए, पहुंच गए आप ऊंचाई पर। जो व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंच जाता है, खूब ऊंचाई पर पहुंच जाता है, नीचे सब दिखना बंद हो जाता है। आप पहाड़ वगैरह पे देखो, आप 10 मंजिल पे चले जाओ तो वहां पर क्या दिखाई पड़ेगा आपको, वहां पर दिखाई पड़ेगा ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब क्या है, विस्तृत। नीचे देखो पानी जैसा नीला, ऊपर देखो पानी जैसा नीला, दाएं बाएं सब एक ही चीज। उस अवस्था में जो पहुंच गया वो ब्राह्मण है। ठीक है। तो जब वो शूद्र अवस्था में रहता है, ऐसी दशा में, शूद्र अवस्था में जब रहता है तो ऐसी दशा में उसको निगरानी करनी पड़ती है, ताड़न करना पड़ता है। पता लगा कि भाई बच्चा पढ़ने बैठा, तुरंत कहा कि मम्मी हमको बिस्किट खिलाओ, चॉकलेट खिलाओ, हम खेलने जाएंगे। तब थोड़ा सा बहका वहका फिर बैठा देते हैं उसको। आप उसकी निगरानी रखते हो, अब प्रशिक्षण देते हो, नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, थोड़ा पढ़ लो फिर तुमको दूध रोटी खिलाएंगे। तो साधक को भी गुरु ऐसे गाइड करते हैं। अब वो शूद्र अवस्था के साधक के लिए शूद्र कहा गया, सूत्र जो पकड़ लेता है। तो अब इसमें देखिए ढोल, ढोल को अगर अधिक पीट देते हैं आप तो फूट जाएगी, आवाजें नहीं करेगी। और ढीला छोड़ते हैं, आवाज नहीं करेगी। तो किस मात्रा में करो, क्षमता सब विद्यमान है, लेकिन अनुपात देखना है उसका। तो यहां तार जो है, तार से ताड़ बना, तार को खींचते हैं आप, ताड़न करते हैं उसका, कसते हैं उसको। गंवार ग्रामीण उसको प्रशिक्षित करते हैं। भाई आपके गांव से चाचा जी आए, आप डीएम हो, आप जज की कुर्सी पर बैठे, मजिस्ट्रेट हो, लेकिन वो जो है आगे वो बैठ गए कि भाई हमारे भतीजे का है, भतीजा हमारा है डीएम, हम बैठ सकते हैं। तो वहाँ आप कहते हो नहीं अभी ऑफिस चला, बाद में बैठो। पता लगा आपकी शादी वाले देखने वाले आए और एक गांव का आदमी आया, अब सिरहाने जाके बैठ के पहले वही सब खा लिया। जानवर, भाई कुत्ता है घूम रहा है, पता लगा कि आपने जो रखा था बढ़िया भगवान के लिए प्रसाद रखा था, खोदे कर गटक गया, तो उसको आप बांध कर रखते हैं, है ना। ऐसे नारी, नदी, नदी को भी ऐसे होता है बंधा। लेकिन नारी बने अगर स्त्री हो तब भी आप समझो थोड़ा नाजुक होती हैं, शरीर के दृष्टिकोण से भी थोड़ा शोषण होने का डर रहता है।
तो एक तो ताड़न ये हुआ कि उनको आप सुरक्षा रक्षा का बचाव देखते रहो कि सुरक्षा का बहुत जरूरी है। दूसरी चीज क्या होता है, प्रशिक्षण, कि महिलाएं जो होती हैं अगर वो प्रशिक्षित रहेंगी तो परिवार की आधारशिला है, पहली पाठशाला बच्चे की, तो निगरानी के साथ प्रशिक्षण की आवश्यकता, उनको उनको भी पढ़ाया लिखाया जाए। तो इस प्रकार से तीनों अर्थ जो है सही अर्थ में जाते हैं, इसमें कहीं कोई निगेटिव नहीं। तो कोई आदमी इसका दुरुपयोग कर ले एक अलग बात है। तो ये बोली पर मैंने इतनी बात आपको बताई। देखिए हम लोग फिर वापस आ गए हैं बोली पर। ठीक है, ये बोली हम लोग बोलते हैं मित्रों के बीच और दोस्तों के बीच बात करते हैं उसका। चलो आगे आते हैं। बोली के बाद नंबर आता है उपभाषा। दूसरा है उपभाषा। उपभाषा, उपभाषा का मतलब दो या अधिक बोलियों का समुच्चय। ठीक है, समुच्चय का मतलब संग्रह नहीं होता, कुछ सिस्टम का संग्रह है। जैसे मान लो समुच्चय कैसे होता है, जैसे मान लो 1 2 3 4, ये समुच्चय है, इसका मतलब कि अंक हैं इसमें घटते बढ़ते हुए क्रम में। अब करें 1 5 9 ए, या इसको हम ए कर लें। अब इसमें एक ए क्या है, ऐसे करो 1 5 ए के। अब ये समुच्चय नहीं है, इसमें एक तरह की चीज नहीं है। जैसे मान लो, और देखो, जैसे बच्चे कहते हैं समझ में नहीं आता इसलिए बता रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने लिखा गाय, बकरी, भेड़, दूसरे में आपने लिखा आम, अमरूद। अब दोनों फल हैं, ये समुच्चय, ये भी समुच्चय हो गए। तो भाषा में क्या है कि जब मिलती जुलती भाषाएं हो, यानी कि पता लगा आप ब्रज भाषा के साथ तमिल तेलुगु लिख देंगे तो समुच्चय नहीं कहा जाएगा। तो जब मिलती हुई भाषाएं हो, नजदीक हो, उनकी माँ एक हो, जननी एक हो, तो हम समुच्चय कह सकते हैं उसको। ठीक है, उदाहरण लीजिए। उदाहरण जैसे पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी को भाषा कौन कौन है, जैसे अवधी बोली हो गई, बघेली हो गई, छत्तीसगढ़ी हो गई, छत्तीसगढ़ी हो गई। ठीक है, छत्तीसगढ़ी हो गई। ऐसे पश्चिमी हिंदी है, जिसमें ब्रज भाषा इसमें आती है, पश्चिमी हिंदी। ऐसे पहाड़ी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है। तो इस तरह से आप जो है देख सकते हैं। चलो, अब इसी को जब परिष्कृत कर दें हम, यानी कि संशोधन कर दें इसका, बोली का, क्योंकि बोली से वो भाषा बनती है, तो भाषा मतलब आप बोली ही समझ लो, बोलियों का समुच्चय। जब बोली का परिष्कार कर देते हैं, व्याकरण सम्मत कर देते हैं, पता लगा गांव में कहते हैं उदयी, आषाढ़ में हो गए उदयभान, समझ लो उसी तरीके से आपने क्या किया, ग्रामर का ध्यान रख करके उसको परिष्कृत कर दिया, संशोधित कर दिया। तीसरा है, इसको हम बोलते हैं मानक भाषा। तो उसको ऐसे समझो, मानक भाषा। स्टैंडर्ड लैंग्वेज अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी में स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड
लैंग्वेज। मानक भाषा कैसे बनती है? जब इसका हम परिष्कार करते हैं, यानी परिष्कृत भाषा। परिष्कार जब करते हैं तो कैसे करते हैं? व्याकरण से। तो व्याकरण सम्मत भाषा। ठीक है। जब व्याकरण सम्मत भाषा हो जाएगी तो हो जाएगी परिवर्धित, इसका परिवर्धन हो गया, परिवर्धित भाषा। इसी का एक नाम है परिनिष्ठित भाषा। देखिए कितने इसके नाम हो गए, परिनिष्ठित भाषा। अब इसमें एक बारीक बात छुपी हुई है कि ये जो आपकी परिनिष्ठित परिवर्धित भाषा है, ये पहले मानक भाषा नहीं थी। अब पता लगा कि सरस्वती पत्रिका के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तमाम कमियों को दूर किया। अब इतना ध्यान रखते थे कि जब उनके पास निराला जी एक कविता ले गए, जूही की कली, जूही की कली, तो उन्होंने इसको अश्लील कह दिया, अश्लील, और लौटा दिया। कहा भाई इसके लिए हमारा पेपर नहीं है, इसको छापे उपेंगे नहीं। तो अब ये समझो, उसको अश्लील कह दिया। जबकि निराला जी ने जूही की कली जो लिखी थी, अपनी पत्नी जो उनकी थी मनोहरा देवी, ये कभी कभी परीक्षा में आता है, उनकी पत्नी थी मनोहरा देवी। अब वो कम उम्र में एक्सपायर कर गई थी मनोहरा देवी। तो जो शमशान घाट पर बैठ गए वो, और शमशान घाट पर बैठ करके, वो गंगा जी किनारा था, बैठ उन्नाव जिला, गंगा जी बैठ गए वो, और वहां पर उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया। तो वहीं पर एक जूही का पेड़ था, जूही फूल होता है कली, वो उसको लगा कि मेरी पत्नी संवाद कर रही हो या वो बात हो रही हो, तो उन्होंने थोड़ा सा यौवन का, समझ लिया, थोड़ा श्रृंगारिक कर दिया। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी बड़ा गुस्सा आ गया। तो उन्होंने बहुत कुछ ध्यान रखा कि परिष्कृत हो, ठीक है, परिवर्धित हो, परिनिष्ठित हो, व्याकरण सम्मत हो। और खड़ी बोली के लिए जो आंदोलन चला था, उसमें एक बात इसको भी ध्यान में रखना था कि मनमानी लोग न करें, उसको एक सही रूप दिया जाए। तो ये कैसे होता है? तो इसके लिए हम लिपि को लेते हैं। लिपि, देवनागरी लिपि आप सुना होगा आपने, नागरी लिपि, नागरी लिपि। नागरी लिपि का नामकरण कुछ लोग कहते हैं गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी लिपि पड़ा, कुछ लोग कहते हैं इसको देवनागरी लिपि, देवनागरी। भाई पाटलिपुत्र के नगरों को, नगरों की भाषा थी, राजा को देव कहते थे और नगरों के लोग नागरिक कहलाते थे, भाषा नागरी देवनागरी हो गई। तरह तरह के मत इसके पीछे हैं। तो उसी लिपि में, स्क्रिप्ट में जो है हिंदी लिखी गई। स्क्रिप्ट माने कैसे लिखो, जैसे गांव का आदमी कक्कू कक्कू बोलते ना, कक्कू कक्का, शहर में आ गया तो चच्चा अंकल जी। अब लेकिन लिख कुछ नहीं पाता, भाषा में परिष्कार तो हो गया लेकिन लिख नहीं पाता, तो लिखने के लिए लिपि चाहिए। लिपि वही संकेत होते हैं उसमें। तो हिंदी को देवनागरी लिपि के आधार पर रखा गया और देवनागरी लिपि का मानकीकरण किया गया कि उसमें क्या है। पता लगा कि आ है तो उसको पहले लिखते थे ऐसे, आ। आपने लिखा झा, पहले लिखते थे ऐसे, झा, है ना। तो अब धीरे धीरे क्या किया, इसको संशोधन कर दिया। जैसे खा है, एक खा ये है, एक ये है, ठीक है। तो अनुस्वार अनुनासिक का ऐसे हुआ कि मनमानी न करें लोग कि अपने मन से जो मन में सो लिख दें, मनमानी न करें। तो मानक। अभी एक विवाद और आया था, जैसे साझा, एक शब्द है साझा, है ना, देखो साझा, एक है साझा। तो हमने लिखा कि भाई साझी या साझी, साझी। तो ये क्या है, अगर आप राजस्थानी में जाएं, राजस्थानी लोक भाषा में यहां पर अनुस्वार की प्रवृत्ति है और बंदी लगाई जाती है। जैसे मेरा, हम लोग मेरा लिखते हैं, वो लोग लिखते हैं मेरा।
इसीलिए बदमाशी जो लोग कर देते हैं कलाकारी, इसको खत्म करने के लिए विद्वानों ने मानकीकरण की बात की। भैया तुम अपने मन से ऐसे मस्ती न काटो, जो सही है उसी को लिखो। अब देखो, अब जैसे एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं पाजी। कपिल शर्मा कॉमेडी देखो, उसमें जो है पाजी बोलते हैं बड़े भाई को, बड़े भाई को, बड़े भाई को। अवध क्षेत्र में पाजी माने होता है शैतान, दुष्ट। बच्चा जब कोई बदमाशी करता है तो कहते हैं भाई कि पाजी है। तो ये पंजाबी में हो गया। देखिए बोली का क्या असर होता है। अब ऐसे हम लोग क्या दुष्ट कहते हैं, दुष्ट। ऐसे दादा, बंगाल में दादा यानी बड़ा भाई, और उत्तर भारत में जो अवध क्षेत्र है उसमें दादा यानी कि बड़े पिताजी या बाबा, ग्रैंडफादर। बाबू, बाबू की कहानी है, मत चर्चा करो। बाबू बोलते थे पहले, जो बंगाल के क्लर्क थे, बू आती थी मछली खाने से तो बाबू बोलते थे। हमारे यहाँ बाबू बोलते हैं, बड़े पिताजी को बोलते हैं बाबू। फिर आप चले जाओ बिहार और यूपी के मेल जो है, बाबू माने बच्चों को बाबू, खाना खा लो प्रेम से। अच्छा, फिर आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बाबू सोना हो गए, तो खैर असली है, चूंकि नहाते वहाते नहीं तो बू आती है तो बाबू तो हैं। मतलब ये है कि अब बोली में डिफरेंस। हाँ, तो मानक भाषा इसलिए कर दी है ताकि लोग अपनी खुराफात इसमें न करें। ठीक है। अच्छा, इसका सबूत दिखा देते हैं। देखो, जैसे खड़ी बोली, ये थी पहले बोली, अब हो गई भाषा। इसका मानकीकरण कर दिए व्याकरण सम्मत। ऐसे ब्रज भाषा, ब्रज भाषा ये थी पहले भाषा, अब हो गई बोली, क्योंकि व्याकरण पर ध्यान नहीं दिए। भाई सूरदास का की रचनाएं पढ़ो आप, तो निस दिन बरसत नयन हमारे, इतना ध्यान रखा उन्होंने। सदा रहत बरसार तू हम पर, जबते श्याम से धारे, निस दिन बरसत नयन हमारे। कहत कत परदेशी की बात, मंदिर अरध अवधिबद हम सो हरिहार चल जात। लेकिन रत्नाकर को पढ़ो, रत्नाकर का थोड़ा डिफरेंट है। भेजे मन भावन के उधव के आवन की, और सुधि ब्रज गावने में पावन जब लगी। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहानी सब। मतलब उसी में लाइन है। भाषा इनको देखो अलग तरीके। अब रसखान को देखो तो अलग है। पाहन हो तो वही रस खान, बसोनित नंद के ग्वार गाँव मझारन, इस अलग तरह। लेकिन आज की ब्रज भाषा देखो, आप चले जाओ गोकुल में, अलग तरह का है। तो ये व्याकरण पर ध्यान न देने से बोली मात्र रह गई, अब खड़ी बोली का परिष्कार होने से भाषा हो गई। तो व्याकरण संबंध इसका जो अक्सर इस्तेमाल होता है साहित्य में, पत्रकारिता में, अब आगे चल करके राजकाज की भाषा के रूप में भी इसका इस्तेमाल होने लगा। पत्र व्यवहार में किसी को आप चिट्ठी लिखते हैं तो ऐसे बोलोगे, भैया का हाल चाल बा हो, का करत बाटा। उसी आदमी जो चिट्ठी लिखेंगे, भाई साहब क्या हाल चाल है, कैसे हैं, परिष्कार कर देते हैं। तो पत्रों की भाषा में भी परिष्कृत हिंदी का उपयोग होता है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं राष्ट्रभाषा राजभाषा की बात करते हैं। चौथा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा, अब देखिए भारत जो है राज्य है कि राष्ट्र, बच्चे भ्रम में पड़ जाते हैं। तो हम आपको बता दें कि जो ये राज्य है, ये है राजनीतिक अवधारणा, राजनीतिक अवधारणा।
और जो राष्ट्र है ये है कल्चरल यानी सांस्कृतिक अवधारणा है, सांस्कृतिक अवधारणा है। हालांकि दोनों में भी क्षेत्र और पब्लिक जन दोनों कॉमन है। अब देखो जैसे भारत है, भारत की जो सीमाएं निश्चित हैं विभाजन के बाद, तो ये राजनीति की देन थी। भारत एक राज्य है, ठीक है। लेकिन अभी जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु की जो रचना हुई है किस लिए हुई है? तमिलनाडु की रचना हुई है उसके आधार पर, क्या बोलते हैं, भाषा के आधार पर, यानी सांस्कृतिक तत्व के आधार पर। तो तमिलनाडु हो गया राष्ट्र। वैसे राज्य है, चूंकि भारत एक राज्य तो भी एक राज्य है ना। तो भाषाओं की बात करें हम, भाषाओं की बात करते हैं। हम्म, 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 चलिए भाषाओं की बात करते हैं। तो भाषा राजभाषा मानी जाएगी या राष्ट्रभाषा? तो उसके लिए दो तीन बातें समझिए। पहली चीज, तो ज्यादा लोग बोलते हैं, व्यापक जनाधार। दूसरा, संविधान मान्यता दे, संवैधानिक मान्यता। दो चीजें होनी चाहिए। तो हमारे संविधान की अनुसूची संख्या 8, इसमें 22 भाषाएं हैं, इसमें हिंदी भी है, ठीक है। वैसे हिंदी कहा जाता है संविधान की 22 भाषाओं को। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, यहाँ पर हिंदी हम सभी लोग हैं, लोगों के लिए कहा गया। या जब नौशेरवा ने पंचतंत्र का अनुवाद करवाया था प्राचीन फारसी में कलीला दिमना नाम से, तो वहां पर लिखा था कि यह जबान हिंदी से अनुवादित है, अनुदित है। वहां संस्कृत थी जबान हिंदी, यानी हिंदुस्तान की जबान ही हिंदी शब्द है। लेकिन खड़ी बोली का परिष्कृत रूप इसको हिंदी कहते हैं, क्योंकि जो राजाओं की भाषा होती है वही जो है सेंटर में रहती है। अब हस्तिनापुर या जो दिल्ली के आसपास का इलाका है वहां खड़ी बोली थी। तो जैसे अंग्रेज दुनिया पर राज करते थे तो अंग्रेजी भाषा सेंटर में आ गई, ऐसे चूंकि दिल्ली सेंटर में है तो दिल्ली की जो भाषा आसपास की वो सब में नाम हो गया। वैसे अंग्रेजी कई तरह की होती है, डच, फ्रेंच, स्पेनिश, लैटिन। वैसे हिंदी भी कई तरह की है भाई, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सब हिंदी है हिंदुस्तान की जबान, केंद्र की भाषा होने से उसी को बताते हैं। इसमें खैर 22 भाषाएं हैं। तो जैसे मान लो तमिल है, अब तमिल, चूंकि तमिलनाडु एक राज्य है, तो तमिल भाषा तमिलनाडु के लिए कहा जाए तो फिर ये राज्य भाषा है। लेकिन अगर तमिल भाषा के आधार, भाषाई आधार पर राज्य बना था तो राष्ट्रभाषा है। तो इस समझो, वैसे मोटा मोटी ये समझो कि भारत एक राज्य है तो राजभाषा है, ठीक है। चलिए अब इसमें, इसको हम बोलते हैं राजकाज की भाषा। अब इसमें जो सरकारी पत्र होते हैं, सरकारी पत्र, या अर्ध सरकारी पत्र, अनुदेशक जो है उसमें निविदा जो निकाली जाती है, टेंडर वगैरह, तो उसमें सरकारी भाषा का इस्तेमाल होता है, जो सरकारी भाषा राजकाज की भाषा होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने ब्रीफ में देखा कि भाषा क्या है, संक्षिप्त में भाषा क्या है, ठीक है। भाषा को सेंटर में रख करके हम लोगों ने बात की कि भाषा क्या है। तो अच्छा, आगे चल करके हम लोग बात करेंगे डिटेल तौर पे जो एक सेकेंड, हम्म, जो भाषा परिवार है उसकी बात करेंगे। अभी संक्षिप्त में उसका एक रूपरेखा बता करके आज हम लोग विराम लेंगे उस पे। कितनी देर बाकी है? 5 मिनट बस।
देखिए, अब अगर हम हिंदी से हट करके थोड़ा बड़े स्तर पे आवे तो आपको सिलेबस कहता है भाषा परिवार। तो देखिए, आप जानते हैं कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। सिविलाइजेशन फॉलोज द क्लाइमेट। हंटिंगटन साहब की स्टेटमेंट है कि सभ्यता जलवायु का अनुसरण करती है। हमारे रहन सहन, बोली, भाषा सब जो है जलवायु के अकॉर्डिंग हो जाती है, उसी के हिसाब से भाषा परिवार। तो विश्व को कई भाषा परिवार में बांट सकते हैं। हम एक एक चीज बताते हैं। सबसे पहला प्रखंड आपका है यूरेशियन प्रखंड। यूरेशियन यानी यूरोप धन एशिया। इसमें हम आगे बढ़ते आएंगे तो आ जाएंगे भारोपी परिवार। भारत धन यूरोपी, भारोपीय भाषा परिवार। भारोपी परिवार में अगर हम शाखाओं में आ जाएंगे तो इंडो ईरानी, साफ साफ लिखते हैं, एक सेकेंड, भारोपी भाषा परिवार, इसमें आ जाएंगे इंडो ईरानी, यानी कि इंडो ईरानी भाषा परिवार। अब इसी में सतम वर्ग केंतुम वर्ग दो होता है, तो आपको हम बात बताएंगे, जरूरत पड़ेगी, वैसे आपके सिलेबस में वो है नहीं। इंडो ईरानी को हम देखते हैं। इंडो ईरानी में तीन भाषाएं आती हैं। पहली आती है ईरानी, दूसरी आती है दरद भाषा परिवार, दरद, तीसरा आता है आर्य भाषा परिवार। ठीक है, ये समझ में आया आपको? इसमें एक को हम उठा लेते हैं। जैसे ईरानी पे आइए, ईरानी, ईरानी में प्राचीन फारसी, अवेस्ता, जो उनकी किताब अवेस्ता है उसी की भाषा है। अवेस्ता और पहलवी, इसमें टीका लिखी गई उसकी, पहलवी। तो अवेस्ता उनका धर्म ग्रंथ भी है, धर्म ग्रंथ। अब पहलवी भाषा में जो है, इस भाषा में उसकी टीका लिखी गई, जिसको बोलते हैं जिंद। तो आवेस्ता दी जिंद जो है व्याख्या सहित किताब का नाम हो गया। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फारसी। दरद भाषा की बात कर लेते हैं इसी में। दरद, दरद माने होता है पहाड़ी। दरद माने क्या होता है? पहाड़ी। तो पहाड़ी भाषाएं कौन है? पहाड़ी भाषाएं हैं जिसमें कि पैशाची प्राकृत वाली भाषाएं आती हैं। पैशाची प्राकृत। गांव में गाली देते हैं, तो का भगवती उठा ले जाए, नदी गाड़ू, अगर इलाहाबाद प्रतापगढ़ वगैरह से आप जुड़े हों, पैशाची प्राकृत है, रूड लैंग्वेज, असभ्य भाषा। तो ये प्राकृत भाषा में ही होता है। ठीक है, तो इसी में जैसे चित्राली है, सीना है, सीना को गलत लिख दिए हैं, शीना है, डोगरी है, ये सब पहाड़ी भाषाएं हैं, आप समझ लो। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलो, अब हम लोग आते हैं इसमें, बात करते हैं आर्य भाषाएं। आर्य भाषाएं, आर्य भाषाएं, आर्य भाषा, आर्य भाषाएं, आर्य में तीन हो गई। चलो यहीं पे हम लिखते हैं
कैटेगराइज करते हैं। तो पहला हुआ प्राचीन आर्य भाषाएं, इनका समय है 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व, ठीक है, 500 ईसा पूर्व। दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषाएं, इसमें इसका हुआ 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी। और ये तीसरा हुआ आपका आधुनिक आर्य भाषाएं। आधुनिक 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक, ठीक है। प्राचीन में इसके दो खंड हो गए, वैदिक संस्कृत या वैदिकी। इसमें आ गया लौकिक संस्कृत। वैदिकी 3500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, 800 बीसी। ये है 800 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व, 300 साल बीसी। इसमें तीन आ गए, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। देखिए, ये जो पाली है, पाली प्रथम प्राकृत है, ये द्वितीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत, तीनों प्राकृत ही है। प्राकृत माने होता है कि जो नेचुरल भाषा है, बिना किसी ग्रामर के, बिना किसी उसके, हम लोग बोलते हैं प्राकृत। तो पाली का समय है 500 ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम शताब्दी ईस्वी, फर्स्ट एडी। इसका समय है फर्स्ट एडी से लेकर के 500 ईस्वी। इसका है 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी, ठीक है। आधुनिक आर्य भाषाओं की बात करते हैं, जैसे इसमें आप खड़ी बोली को ले लें। खड़ी बोली हिंदी कह सकते हैं आप, असमिया, गुजराती, है ना, बंगाली, उड़िया, है ना, मराठी। माने आप ये समझो कि साउथ की 4 भाषाएं छोड़ करके बाकी सब आर्य भाषाएं हैं, और तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम छोड़ करके। तो इनकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। मोटा मोटा आपको बता देते हैं कि आप देखो, वैदिकी या वैदिक संस्कृत में वेद के साहित्य आते हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और उनके भाग हैं 4, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। इसके अलावा 6 अंग हैं, जो है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। इसके अलावा सूत्र साहित्य है, स्मृति साहित्य है ना, ये सब पूरा आ जाता है। लौकिक साहित्य में कहते हैं पाणिनि का जो व्याकरण है, अष्टाध्यायी, वो लैंग्वेज जिस जिस किताब में है वो लौकिक संस्कृत है। जैसे महाभारत है वेदव्यास का, महर्षि वाल्मीकि का रामायण है, कालिदास के ग्रंथ हैं, भारवी के ग्रंथ हैं, दंडी के ग्रंथ हैं, ये परिवर्ती संस्कृत साहित्य। पाली की बात करते हैं, कहते हैं बुद्ध की बाणी इसमें है, पालयति रक्षति बुद्ध वचनम पाली। तो ये जो है अश्वघोष की किताब है बुद्ध चरित, उसमें उन्होंने लिखा, परिभाषा दी है। तो बुद्ध के ग्रंथ इसमें त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, ये किताबें आती हैं। फिर जो सिंहल लोग गए थे श्रीलंका, वहां की भाषाएं आती। फिर प्राकृत में आ जाते हैं, तो प्राकृत में जैन साहित्य बहुत लिखा गया, खास करके जो है महाराष्ट्रीय प्राकृत में। प्राकृत 5 मुख्य रूप से है। तो सौरसेनी है, और मागधी है, अर्धमागधी 3, और इसके बाद पैशाची प्राकृत 4, महाराष्ट्रीय प्राकृत 5। ये 5 हो गया। इसके अलावा भी है उद्भिजा, बनेचुरी इत्यादि, लेकिन 5 मुख्य। अपभ्रंश में आते हैं। अपभ्रंश में इसी का अगला चरण है तीसरा प्राकृत, अभिलेखी प्राकृत भी कहते हैं। अपभ्रंश बोलते हैं विभ्रष्ट,
भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में लिखा है आभिरादि गिरिया, गिरा यानी बाड़ी, आभिर यानी हीरों की बाड़ी, विभ्रष्ट, अभ्रष्ट, अवहट्ठ, पटमंजरी, अवहंस, कई नाम इसके दिए। अब इसी का अगला चरण था अवहट्ठ, ज्योतिरेश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर जो पुस्तक है। सुनीति कुमार चटर्जी आधुनिक आर्य भाषाओं और मध्यकालीन आर्य भाषाओं के बीच अवहट्ठ को एक कड़ी मानते हैं। तो इसका अगला चरण है आपकी हिंदी, हिंदवी, जो अमीर खुसरो ने बताया। तो ये हम लोगों ने एक प्रकार से आज इन चीजों को देखा। देखो शुरुआत दिखा देते हैं आपको। शुरुआत हुई इकाई 1, मैंने बताया क्या क्या पढ़ना है आपको। इसके बाद इसमें भाषा क्या है, भाषा की विशेषताओं की बात हुई, है ना, आर्य संपत्ति है, ये सब भाषा के रूप दिखाए। फिर आर्य भाषाएं ये बताएं। इधर हम लोगों ने चर्चा की थी ढोल गवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकार, इसकी पूरी व्याख्या हम लोगों ने की थी। ठीक है, तो ये समझो कि आज की क्लास हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं। अब आप लोग रखो अपना ख्याल, हम लोग अगले भाग में फिर मिलते हैं। आप लोग कुछ पूछना हो जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो बैच को ज्वाइन करें, आपको खूब आनंद मिलेगा, जानकारी भी होगी, आनंद भी मिलेगा, तो जल्दी पाठ्यक्रम भी कवर हो जाएगा। तो यहां पर लेते हैं विराम। नमस्कार।